नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने अपभ्रंश, अवहट आदि के बारे में पढ़ लिया था पिछले सत्र में। आज यह हमारा भाग 8वां है। इसमें हम पढ़ेंगे अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के मध्य अंतर संबंध क्या क्या है। सर्वप्रथम बात करते हैं अपभ्रंश की पृष्ठभूमि के बारे में। तो भाषा के रूप में हिंदी के विकास का जो है क्या है, ये क्रमिक चरण है। पुरानी हिंदी तक आकर भाषा हिंदी के रूप में निश्चित आकार ग्रहण करने लगी। अपभ्रंश के अंतिम चरण में लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त भाषा विकसित होने लगी, जिसे भाषाविदों ने क्या कहा, अवहट्ट, उत्तर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी कहा। किसे कहा? तो अपभ्रंश को ही अवहट्ट, उत्तर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी कहा। यद्यपि 16वीं सदी तक अपभ्रंश का छुटपुट प्रयोग साहित्य में भी होने लगा था। आरंभ में हिंदी का विकास ब्रज, अवधी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, मेवाती आदि लोक भाषाओं के रूप में हो रहा था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका में नवीन संस्करण भाग 2 में पुरानी हिंदी नामक लेख में उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी किसे कहा, तो उत्तर अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी कहा। और किस में कहा, तो पुरानी हिंदी जो उन्होंने लेख लिखा उसमें उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। राहुल सांकृत्यायन ने गंगा पत्रिका के संवत 1989 के अंक में हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं नामक एक लेख लिखा, जिसमें उत्तर अपभ्रंश में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्पन्न कवियों को हिंदी का प्राचीन कवि माना। उन्होंने किसे प्राचीन कवि माना, तो उत्तर अपभ्रंश में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो उत्पन्न कवि थे उन्हीं को हिंदी का प्राचीन कवि माना और अपभ्रंश को हिंदी का प्राचीन रूप माना। आचार्य शुक्ल ने भी प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी का प्रादुर्भाव माना है। ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है कि आचार्य शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अवस्था अर्थात अपभ्रंश को उन्होंने प्राकृत की अंतिम अवस्था कहा है और यहाँ से ही उन्होंने क्या माना, हिंदी का प्रादुर्भाव माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उत्तर अपभ्रंश के कवियों को हिंदी का आरंभिक कवि मानकर आदिकाल में स्थान दिया। अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 12वीं शताब्दी तक की अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे पुरानी हिंदी कहा, तो 12वीं शताब्दी तक के जो अपभ्रंश थी उसको पुरानी हिंदी कहा और उत्तरकालीन अपभ्रंश साहित्य को आदिकालीन साहित्य में उन्होंने शामिल किया। इन्होंने तत्सम शब्द प्रधान उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे पुरानी हिंदी माना, तो तत्सम शब्द प्रधान उत्तर अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी माना। उत्तर अपभ्रंश से हिंदी के विकास के बीच की एक कड़ी है, उसे क्या कहा जाता है, अवहट कहा जाता है। हिंदी ने अपनी पूर्ववर्ती भाषा अपभ्रंश से अनेक तत्व ग्रहण किए। यह क्या है, हिंदी के विकास की यात्रा है। क्या किया, जो पूर्ववर्ती भाषा थी अपभ्रंश से क्या किया, अनेक तत्वों को इसने ग्रहण किया। किसने, हिंदी ने। हिंदी ने अपभ्रंश से ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की व्यवस्था को भी पाया, जैसे ह्रस्व ऐ, ए, ओ, मूर्धन्य ढ, ढ ध्वनियाँ हिंदी में स्वीकृत की गई जो अपभ्रंश से आई थी। री और विसर्ग के लोप की परंपरा हिंदी में भी चलती रही, जैसे मृत्यु में मिचु, घृत का घिय। औ का ओ और ऐ का ए का विकार अपभ्रंश से हिंदी में आया, जैसे चौर का चोर हिंदी में हो गया और ऐरावत का एरावत हो गया। नासिक के व्यंजन के संयोग के लिए अनुसार का प्रयोग अपभ्रंश से हिंदी में ही आया। ठीक है, नासिक के व्यंजन का प्रयोग कहाँ से हिंदी भाषा में आया, तो यह अपभ्रंश से हिंदी में आया, अनुस्वार का प्रयोग। जैसे पंच का क्या हो गया, पंच हो गया, गंगा का गंगा हो गया और हिंदी का हिंदी हो गया। यहाँ पे नासिक के व्यंजनों के संयोग से क्या हो गया, अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में द्वित्व की प्रवृत्ति थी।
किंतु उत्तर अपभ्रंश में द्वितीय व्यंजनों का सरलीकरण हो गया। जैसे संस्कृत में कर्म था, तो यह अपभ्रंश में क्या हुआ, कम हो गया, और हिंदी में ये क्या हो गया, काम बन गया। संस्कृत में अक्षी शब्द का अपभ्रंश में अक्खी हो गया, और अक्खी से हिंदी भाषा में क्या बन गया, आंख बन गया। हिंदी की अधिकांश तद्भव शब्दावली इसी नियम से ही निर्मित हुई है। किस नियम से? जो ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं की द्वितीय की प्रवृत्ति का सरलीकरण हो गया, इसी आधार पर तद्भव शब्दावली इसी नियम पर निर्धारित है। अपभ्रंश में क, ग, च, ज, त, द के लोप से शेष स्वर को पूर्व स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति हुई। यह हिंदी में भी दृष्टिगत हुई। यह क्या था, अपभ्रंश में भी था और हिंदी में भी यही प्रवृत्ति मानी गई। जैसे अंधकार को अंधार, अंधआर, और अंधार से अंधेरा हो गया हिंदी में पहुंचने तक। अपभ्रंश में 3 कारकी रूप शेष रहे, जैसे कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध। कालांतर में इन्हीं से हिंदी कारकों का विकास हुआ। किनसे हुआ? अपभ्रंश के 3 कारकी रूप का जो था, इन्हीं के अनुसार हिंदी के कारकों का भी विकास माना गया है। अपभ्रंश क्या थी? उकार बहुला भाषा थी, जैसा कि हमने पहले सत्र में पढ़ा भी है, जिसका प्रभाव हिंदी की ब्रज और अवधी आदि बोलियों पर भी पड़ा। जैसे मनु, रामू, कालू आदि। जैसे क्या है, अवधी हो गई, ब्रज होगी, और भी कई बोलियां क्या है, उकार बहुला भाषा है। महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह के प्रयोग की प्रवृत्ति अपभ्रंश से ही हिंदी में आई है। जैसे कथा का कहा, कहानी का कहानी। अपभ्रंश में 2 लिंग थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। द्विवचन का लोप यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में भी क्या है, एक वचन और बहुवचन है। और लिंग के स्थान पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंगों का ही हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सर्वनाम अपभ्रंश से ही विकसित हुए। जैसे हऊ का हौ ब्रज भाषा में ऐसा उपयोग किया जाता है, मई का मैं हिंदी भाषा में ऐसा किया जाता है। अपभ्रंश से हिंदी के पुरुषवाची सर्वनाम विकसित हुए। तुहु का तुम हो गया, तुम्हें का तुम्हें हुआ, तुझ का तुझे हो गया। अदर्स जैसे संस्कृत में है तो ओ, ओह, ओई, अपभ्रंश, अवधि, ये क्या थे, हिंदी में इनका क्या हो गया, वह रूप विकसित हो गया। को के कवन का कौन हिंदी में बन गया। अप, अपने सब से क्रमशः अप का आप बन गया, अपने का अपना बन गया, और सब का यहाँ पे क्या बन गया, हिंदी में सब बन गया। अपभ्रंश के जो सार्वनामिक विशेषण थे, जैस, कैस, तैस, ऐस, ये अवधि में यथावत स्वीकार किए गए, लेकिन जो परिनिष्ठित हिंदी है उसमें इनका रूप थोड़ा सा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। जैसे जैस का हो गया जैसा, कैस का हो गया कैसा, तैस का हो गया तैसा, और ऐस का हो गया ऐसा। ये रूप क्या हो गए, हिंदी में परिवर्तित हो गए। अपभ्रंश के जो ऐतिक, कैतिक, जैतिक ये शब्द थे, इनका हिंदी में सरलीकरण होके क्या हो गया, इतना, कितना, जितना, इस रूप में ये विकसित हो गए। अपभ्रंश के जो संख्यावाची विशेषण थे वो हिंदी में इस रूप से विकसित हुए। जैसे अपभ्रंश में एक का यहाँ हिंदी में क्या हो गया, एक हो गया। अपभ्रंश के द्विय का हिंदी में दो हो गया, और अपभ्रंश का जो दूजा था हिंदी भाषा में दूजा हो गया। अपभ्रंश में जो तिगुण शब्द था उसका हिंदी में क्या हो गया, तिगुना हो गया। और अपभ्रंश के चौथ का हिंदी में चौथा रूप बन गया। ऐसे ही और भी कई रूप परिवर्तित हुए। खड़ी बोली के अधिकांश प्रसर्ग अर्थात प्रसर्गों को क्या कहा जाता है, कारक, कारकों को ही क्या कहा जाता है, प्रसर्ग कहा जाता है। प्रसर्गों का या कारकों का क्या हुआ, मूल आधार क्या है, अपभ्रंश ही है। जैसे सहू, सहू का क्या है, से। महू जैसे मैं, केरा का, ये क्या है, ये अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा या खड़ी बोली में आए हैं। क्रियाओं के विकास में अपभ्रंश का बड़ा योगदान रहा। जैसे करई, करे, करहूँ, करो, करूँ, मारहूँ, करहूँ, आज्ञार्थ क्रिया रूप यथावत ब्रज और अवधि में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो ये करहूँ, मारहूँ, करहूँ अपभ्रंश के रूप हैं, ये ऐसी ही ब्रज में बिना कुछ परिवर्तित किए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं से हिंदी में क्या बना, खड़ी बोली में करो, मारो जैसे खड़ी बोली के आज्ञार्थ क्रिया रूप में विकसित हुए।
अपभ्रंश की जो प्रेरणार्थक क्रियाएं थी वो हिंदी में यथावत ले ली गई, जैसे करावई, बैठाओ, पढ़ाओ आदि, जिनसे खड़ी बोली में तो कराओ, बिठाओ और पढ़ाओ क्रियाएं बन गई। अब तो दोस्तों जितना हमने अभी तक किया इसके संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे तो हमारा ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। पहला प्रश्न है, किस भाषा को उत्तर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी कहा गया है? जैसा कि हमने पढ़ा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी लेख में उत्तर अपभ्रंश को ही क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, पुरानी हिंदी किसे कहा गया? तो अपभ्रंश को कहा गया। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना? किस विद्वान ने पुरानी हिंदी माना उत्तर अपभ्रंश को? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? जैसे मैंने इससे पहले प्रश्न के समय भी आपको बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा गया है? सरलीकरण का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आँख, हाथ, अंधेरा या काम, इसमें से कौन सा सरलीकरण का उदाहरण नहीं है? कम्ब से काम बना, अक्षी का आँख बना, हाथ अंधियारा का अंधेरा बना और हाथ क्या है? सरलीकरण का उदाहरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के ओ से हिंदी में विकसित कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी यह, या ऑप्शन सी अपना, या ऑप्शन डी तुम्हारा? तो अपभ्रंश के ओ से हिंदी में विकसित जो सर्वनाम है वह क्या है? ऑप्शन ए वह। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने कारकी रूप शेष रहे थे? तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अपभ्रंश में कितने कारकी रूप शेष रहे थे? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 कारकी रूप अपभ्रंश में शेष रहे थे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के एतिक केतिक शब्द हिंदी में किस रूप में विकसित हुए? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऐसा कैसा, दूसरा ऑप्शन है जैसा तैसा, तीसरा ऑप्शन है उतना जितना, या चौथा डी ऑप्शन है इतना कितना। तो ऐतिक और कैतिक शब्द का हिंदी में जो विकसित रूप है वो ऑप्शन डी है, इतना कितना। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान है? किस रूप में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान है? ऑप्शन ए कारकों के विकास में, ऑप्शन बी सर्वनामों के विकास में, या ऑप्शन सी संख्यावाची विशेषण या क्रियाओं के विकास में, या ऑप्शन डी सभी में। तो जैसा हमने पढ़ा था कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान कारकों के विकास में भी है, सर्वनामों के विकास में भी है, संख्यावाची विशेषण और क्रियाओं के विकास में भी है। इसलिए हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? अपभ्रंश के हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान इन सब में हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सत्र में।